मोहिनी। मनोहर की पत्नी मोहिनी बड़ी शौक और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वह मनोहर को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर मनोहर को जैसे पंख लग गए थे और वह हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उड़ता था। मोहिनी उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी मोहिनी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल न था। मोहिनी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो मोहिनी ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्दी ही वह अपने रंग में आ गई। मनोहर के बड़े भाई गोकुला की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चुकी थी। उसका नाम सलोनी था। गोकुला के दो बेटे अभी छोटे ही थे। गोकुला की पत्नी पिछले साल ऐज की वजह से मर गई थी। मोहिनी के सास ससुर और गोकुला अब कभी कभी सलोनी की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिससे वह डर जाती थी। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। मोहिनी चाहती थी कि अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई गोकुला से अलग होने को राजी हो जाए तो होने वाले इस खर्च से वह बच निकलेगी। मोहिनी ने माहौल देखकर मनोहर को अपने मन की बात बताई। मनोहर एक सीधा साधा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता और दिल खोलकर कमाता था। वह इन चल प्रपंचों से कोसों दूर था। मोहिनी की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो मनोहर को बहुत बुरा लगा, पर मोहिनी ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही तो वह चुप हो गया। यही तो मोहिनी चाहती थी। अब वह आगे की चाल के बारे में सोचने लग गई। पहले कुछ दिनों तक तो उसने सलोनी से खूब दोस्ती बढ़ाई और अपने घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आज़ादी दे दी। फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी। एक दो बार उसने सलोनी को चुपचाप उसी गांव के रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी राम खिलावन के साथ मेले में भेज दिया और पीछे से ससुर को भी भेज दिया। सलोनी के रंगे हाथ पकड़े जाने पर मोहिनी ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया। सास ससुर और गांव वाले उसे समझा समझा कर थक गए थे, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक कि पांचों ने अलग रहने का फैसला नहीं ले लिया। अब तो मोहिनी की पौ 12 थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। न दिन में कोई देखने वाला, न रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह अपनी नींद सोती और अपनी नींद जागती। मनोहर तो उसके रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। मनोहर दिन भर अपने खेतों में काम करता और रात में खा पी कर मोहिनी के रूप रस का पान कर जो सोता तो 4 बजे भोर में ही पशुओं को चार पानी देने के लिए उठता। इसी बीच मोहिनी क्या करती है, क्या खाती पीती है, कहाँ उठती बैठती है, इसका उसे बिल्कुल भी एहसास न था और न ही चिंता थी। मोहिनी ने एक मोबाइल फोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फोन पर बात की। सुनो कन्हैया, अब मैं यहाँ भी पूरी तरह से आज़ाद हूँ। तुम जब चाहो समय निकाल कर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे गांव के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही घर पर आना, समझे? क्यों? अब मेरे रात में आने से मेरे नींद में खलल पड़ती है क्या? दिन में बराबर तुम्हारे यहाँ
आने से नाहक लोगों को शक होगा, कन्हैया ने कहा। रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मजा लेने में क्या हर्ज है। रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वह मजा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछाने पर मिलेगा। ठीक है मोहिनी, तुम्हारी बातों को मैंने कब काटा है। यह आदेश भी सिर आंखों पर, लेकिन जोश के साथ होश कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। कल दोपहर बाद, कन्हैया बोला। दूसरे दिन सवेरे ही मोहिनी ने मनोहर को चाय नाश्ता कराकर दोपहर का खाना देकर खेत पर काम करने इस तरह विदा किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार कर पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 12:30 बजे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। भीतर आकर अगल बगल देखकर मोहिनी ने कन्हैया को घर पर आने का सिग्नल दे दिया। कन्हैया सावधानी से उसके दरवाजे पर आ गया और वहां से उसे अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो मोहिनी वहां मौजूद थी ही। तकरीबन 2 घंटे तक कन्हैया वहां रहकर मौज मजा लेता रहा, फिर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में सलोनी अपने छोटे भाई रमुआ के साथ पशुओं को खूंटे से बांध रही थी। आज रमुआ अपने साथ दोपहर का खाना नहीं ले जा सका था, इसी वजह से वह सवेरे ही पशुओं को हाँक लाया था। सलोनी ने चाची के घर से निकलकर एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर वह चुप लगा गई। दूसरे दिन भी जब सलोनी बैलों को पानी पिलाने के लिए दरवाजे पर आई तो गांव के ही राम खिलवान को मोहिनी के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहचान गई कि यह वही राम खिलवान है जिसके साथ चाची उसे बदनाम करके दादा दादी और उनसे अलग हुई थी। अब तो सलोनी के मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी। उसने अपने मन को शांत कर फैसला किया और मुस्कुराने लगी। अब सलोनी बराबर चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वह अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट जाती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उस आंगन से निकलते हुए दिखा। अब सलोनी से रहा नहीं गया। उसने अपनी दादी से सारी बात बताई। वह बूढ़ी अपनी एक खास जवान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिप छिप कर 1 हफ्ते तक निगरानी करती रही। सलोनी की बात 16 आने सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे गोकुला और अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 2-4 दिनों तक और इंतजार किया। दूसरी ओर मोहिनी इन सभी बातों से अनजान मौज मस्ती में मशगूल रहती थी। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता था वह कोई कीमती चीज उसे दे जाता था। कन्हैया को आए जब कई दिन हो गए तो मोहिनी के मन की तड़प बढ़ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि सिकंदर भी आने से मना कर चुका है, तो क्यों न आज फिर एक बार कन्हैया को ही बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फोन उठा लिया। दूसरी ओर से कन्हैया ने पूछा, हाँ मोहिनी, क्या हालचाल है? तुम वहाँ खुश तो है ना? क्या खा खुश रहूंगी, तुम जो इधर का जैसे रास्ता ही भूल बैठे। दिन भर बैठी रहती हूँ मैं तुम्हारी याद में, और तुम तो जैसी डुमरी का फूल बन गए हो आजकल। बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिराकों पर, कहते हुए कन्हैया ने फोन काट दिया। मोहिनी ने तो अपनी योजना बना ली थी, पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए हैं। कन्हैया पर नजर पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वह एक ओर से आकर मोहिनी के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि मोहिनी उसे दरवाजे से भीतर ले गई। सलोनी ने दादी के कहने पर मनोहर चाचा को भी बुलाकर अपने दरवाजे पर बिठा लिया था। धीरे धीरे
कुछ और लोग आ गए और जब तकरीबन आधा घंटा बीत बीत गया होगा तब मनोहर को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तब लोगों ने मनोहरा को ऊंची आवाज लगाकर मोहिनी को बुलाने को कहा। उसकी आवाज को पहचान कर मोहिनी को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे धान के खेत की निराई गुड़ाई करनी थी। आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वह कन्हैया संग पलंग पर प्रेम की पैगे भर रही थी। जो ही मोहिनी ने दरवाजा खोला, सामने मनोहरा के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वह कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और कन्हैया को भी डर दबोचा। पत्नी मोहिनी के सामने हमेशा बीगी बिल्ली बना रहने वाला मनोहरा आज न जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पील पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसे जान से मारकर ही चैन की सांस लूंगा। उस दिन के बाद से फिर न तो मोहिनी कभी वापस गांव में दिखी और न ही उसका प्रेमी। सुना था कि वह शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांजकर फटेहाल गुजारा कर रही है।